बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, 99.99% 5 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, ताकि इस टाइप का एक क्वेश्चन 101% आएगा ही। इसमें हम जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट पे 101% एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, और ये आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और इसके कॉन्सेप्ट पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो 5 मार्क्स का आ ही जाता है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ताकि एक बार में आपको जन्म जन्मांतर के लिए ये क्वेश्चन, ये टाइप आपको तैयार हो जाए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, 2 ना। कह रहा उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो जो किस पॉइंट से पासिंग थ्रू होगा, -1, 3, 2, ठीक है। और आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स ना, जिस प्लेन पे -3, 2, -1, 3, 2 पॉइंट लाइज है, उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो। और वो प्लेन क्या है, इन ईच प्लेनों पर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर ना। जिस प्लेन का आपको क्या याद करना है, इक्वेशन, जिस प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वो प्लेन इन प्लेनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आया बात। तो हिंदी में देख लीजिए क्या कह रहा है, बिंदु -1, 3, 2 से जाने वाले, ठीक है, इससे जाने वाले तथा समतलों ना में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात करो। मतलब इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो जो इन दोनों पर क्या है बच्चों, लंब है, इन दोनों पर लंब है, ठीक है। आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। जैसे आप बच्चों देखिएगा, ये एक प्लेन ये है, दूसरा ये है, और एक ये भी प्लेन है कि नहीं, है ना। तो आपको ना इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। इस प्लेन का क्या निकालना है, इक्वेशन। ये जो प्लेन है, इन दोनों प्लेनों पर लंब है कि नहीं, आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये फर्श है, ठीक है, फर्श है, आपको फर्श वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है। और फर्श वाले पे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है। ये जो साइड वाली जो दोनों वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो क्या है, इस पे लंब नहीं है। बताएं, ये फर्श हो गया, एक प्लेन फर्श हो गया, और ये जो आपकी जो साइड वाली जो वॉल्स हैं, वो भी इस प्लेन पे क्या है, एक भाई ये जो वॉल्स है ये भी आपकी प्लेन्स है, ये वॉल्स भी आपकी प्लेन्स है, और ये फर्श भी आपका प्लेन्स है। तो आपको जो फर्श है उसका इक्वेशन बताना है, जिस पे पॉइंट आपको लाइज कर दिया है, ठीक है। तो ये जो फर्श वाला प्लेन है, उस पे ये दोनों जो प्लेन्स हैं, जो वॉल जो है, दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। दिख रहा है कि नहीं आपको, आप जहाँ भी बैठे रहिए वहाँ देख सकते हैं। या आप छत को समझ लें ना, आपको छत का आपको क्या करना है, इक्वेशन ज्ञात करना है, जिसपे एक पॉइंट आपको दे दिया। ये छत पे देखो, ये इन्हीं दोनों दीवारों पर नहीं टिका है, तो ये दोनों उस पे लंब नहीं है। तो ये जो छत है, इन दोनों पे लंब नहीं है। समझ गए बात। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, समझ गए। फर्श का इक्वेशन निकालना, या छत वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना, साइड वाली जो दीवार्स हैं वो उस पे क्या हो, परपेंडिकुलर। या छत वाला इन साइड वाले पे परपेंडिकुलर नहीं है, दिख नहीं रहा, इस पे और इस पे दोनों पे डिपेंड है। समझ में आया बात। तो अब यहाँ पे बात समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, जिस प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है, जैसे सपोज करें ये इस प्लेन का इक्वेशन है, समझ रहे हैं बात को, हमें इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, ये ऊपर वाला प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो इन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ऊपर वाला प्लेन इन दोनों पे लंब नहीं होगा। तो इस प्लेन पे हमको एक पॉइंट गिवन रहे, इस प्लेन पे हमें एक पॉइंट दे रखा है कि नहीं, बताओ। ये आप देख रहे हो ना, ये दो प्लेन हुए और ये भी एक प्लेन हुआ। तो इस प्लेन का इक्वेशन निकालना, तो ये वाला प्लेन इन दोनों पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस पे एक पॉइंट दे रखा है, इस पे एक पॉइंट दे रखा है। तो अगर एक पॉइंट दिया रहे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए हम लोग ने फार्मूला पढ़ रखा है। 1 पॉइंट फॉर्म नहीं पढ़ रखा है, 1 पॉइंट फॉर्म हमने प्लेन के लिए ही तो पढ़ रखा है। तो प्लेन के लिए 1 पॉइंट फॉर्म हम लगा देंगे। अगर हमें जिस पॉइंट का, जिस पे इस प्लेन पे पॉइंट लाइज है, इस प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे ना। हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे,
यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे हम बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु -1, 3, 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 3, 2 ना। और नीचे हम फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है बच्चों, a इन ब्रैकेट x - x1 प्लस b इन ब्रैकेट y - y1 प्लस c इन ब्रैकेट z - z1 इक्वल टू 0। ये किस प्लेन का इक्वेशन है, अगर प्लेन पर एक पॉइंट हो, अगर प्लेन पर आपको जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, अगर उस पर एक पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन के लिए आप हमेशा क्या लगाओगे, 1 पॉइंट फॉर्म लगाओगे। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला हमने लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है किसका रोल निभा रहा है, x1, y1 और z1 का, है ना। वैल्यू रख लीजिए, ए ब्रैकेट में x माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी देखिए ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सी z - z1 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये किस प्लेन का इक्वेशन हो गया, इस प्लेन का ना। ये छत वाला जो प्लेन था उसका इक्वेशन निकल गया। ये जो छत वाला प्लेन है ना, ये वाला जो प्लेन है, इन दोनों प्लेनों पे क्या है, इन दोनों प्लेनों के इक्वेशन दे रखे हैं। देखो इन दोनों एक इस प्लेन का और इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। इस प्लेन का आपने इक्वेशन 1 निकाल लिया है। तो ये जो 1 है, ये जो 1 है इसको आप इक्वेशन 2 बोल दें और इसको इक्वेशन आप 3 बोल दें। ये जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है कि नहीं, ये इक्वेशन 1 है। ये 1, 2 और 3 दोनों पे क्या है, ईच पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। प्रत्येक में क्या है, लंब है। ये 1 एक बार 2 पे लंब है और एक बार 3 पे लंब, ठीक है। लंब होने पर, वेक्टर में लंब होने पर, परपेंडिकुलर होने पे क्या पढ़ रखे हो, डॉट 0 हो जाता है। क्या, डॉट 0 हो जाता है। किसका डॉट 0 हो जाता है, वेक्टरों का, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन में वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है, देखो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ये होता है कि नहीं, बताओ। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म में होता है कि नहीं। तो इसमें जो x y z का कॉफिशिएंट होता है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता रहता है। अब मैं आपको बोलूँ इसको वेक्टर फॉर्म में रिटर्न करो, तो वेक्टर आर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 7k कैप इक्वल टू 7। तो ये जो x y z के कॉफिशिएंट है वही तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, बताइए। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स कौन रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन 1 तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। हमें जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना था उस पर एक पॉइंट था, तो कभी भी एक पॉइंट गिवन होगा तो हम 1 पॉइंट फॉर्म ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आपको बता रखा हूँ। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद हम क्या स्टेटमेंट राइट करेंगे, यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट राइट करेंगे कि 1 परपेंडिकुलर टू, सही है ना, है इक्वेशन 1 में, ठीक है। मैं जिससे पूछूंगा इक्वेशन 1 में एक्स वाई का कॉफिशिएंट बेटा क्या बनने वाला है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए एक्स प्लस ए हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे बी वाई -3 हो जाएगा, -3 भी हो जाएगा, सी जेड -2c हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखो ये जो a हो जा रहा है यहाँ पे -3 भी हो जा रहा है, -2c हो जा रहा है, उससे तो हमें मतलब है नहीं। यहाँ पे वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो है जिसमें एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें यहाँ ए एक्स और यहाँ बी वाई और यहाँ सी जेड, तो यहाँ ए बी सी मल्टीप्लाई कर रहा है नहीं, ए बी सी यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ए बी सी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ए बी सी, और यहाँ पे 1 2 3 हो गया कि नहीं। तो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला सेकंड पे लंब है, फर्स्ट वाला सेकंड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ का ए बी सी और यहाँ का 1 2 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं, बताओ, समझ रहे हैं ना। यहाँ ए बी सी
और वहाँ से क्या लेंगे 1 2 3 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? करस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई करना होता है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? a प्लस 2b प्लस 3c और डॉट की है तो 0 आ ही जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। बोलें ये बात समझ में आया? तो अभी देखो, अभी इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 में अभी भी यहाँ तो ए बी सी ही रहेगा। अब लेकिन अब किससे परपेंडिकुलर? देखो अभी 1 2 के परपेंडिकुलर था, अब 1 किसके हो जाएगा भाई? 1 2 के परपेंडिकुलर है और 1 3 के भी परपेंडिकुलर है। जब 1 3 के परपेंडिकुलर है तो 1 का ए बी सी और वहाँ का क्या लेंगे? 3 3 1 लेंगे और डॉट कराएंगे। डॉट कराएंगे क्या आएगा? 3a प्लस 3b प्लस इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गया? 5। ठीक है, यहाँ तक आया। इक्वेशन 1 के लिए अब इक्वेशन 1 में देखिए, अगर हम ए बी सी की वैल्यू पा जाएं तो हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। इक्वेशन 1 के लिए अगर हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? 4 और 5 को सॉल्व करने पर। ठीक है, 4 और 5 को सॉल्व करने पर हमें किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों? ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। और ऐसे जब भी ए बी सी में ऐसे जब भी इक्वेशन मिल जाए तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है? ए अपान बी अपान सी अपान। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू निकालते टाइम हमें ए वाले कॉलम को ऐसे क्लोज कर लेना होता है ना, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। करिए, 2 का 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 3 का 3 से करेंगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2, ये सरकारी माइनस 9। यहाँ तक आया। अब हम बी वाले को क्लोज कर लेंगे। किसको? बी वाले को ऐसे क्लोज कर लेंगे ना। इस बार उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर करेंगे। 3 का 3 से करेंगे 9 आएगा, 3 का 3 से करेंगे क्या आएगा? 9 ना, 3 का 3 से करेंगे 9, सरकारी माइनस लगा लेंगे। 1 का 1 से करेंगे -1। बोलिए, सी वाले को क्लोज कर लेंगे। अब अपना वापस 3 -6 क्या हो जाएगा? -6। यहाँ तक बच्चों आ गए कि नहीं समझ में? अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो। a अपान -7, b अपान 8 और c अपान -3 इक्वल टू हमें क्या कर लेना है बच्चों? लेमडा। इक्वल टू लेमडा कर लेना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इक्वल -7 लेमडा, अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल -7 लेमडा, b इक्वल 8 लेमडा और c इक्वल -3 लेमडा। तो हमें ए बी सी की वैल्यू आ गई कि नहीं? अब हमें ए बी सी का मान कहाँ रख देना है? इक्वेशन 1 में। ठीक है, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखोगे तो अब यहाँ पे देखो a है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? -7 लेमडा ब्रैकेट के अंदर x + 1 प्लस b की वैल्यू देख लो, यहाँ पे 8 लेमडा y -3। देखो यहाँ पे प्लस c है ना, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -3 लेमडा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? z -2 इक्वल टू 0। बोलिए यहाँ तक आ गया सबको? अब देखो यहाँ पे लेमडा, यहाँ पे लेमडा, यहाँ पे लेमडा कॉमन है ना, तो लेमडा का डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत हो तो बोल दो हमें, ऐसे आप कर लेना। अब आगे मैं आपको सॉल्व कराता हूँ इसको। तो लेमडा का डिवाइड दे लो, लेमडा का डिवाइड दे लो। ठीक है, लेमडा का डिवाइड दे लोगे तो यहाँ पे -7 ब्रैकेट में x + 1 प्लस 8 ब्रैकेट में y -3 -3 ब्रैकेट में z -2। देखो
यहाँ तक आ गया समझ में? यस सर। अब मल्टीप्लाई कर लो। -7 प्लस 8y -24 -3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया बच्चों? यस सर। अब देखो -7x हो गया 8y प्लस 8y -3z, -1। ठीक है। ये देखो -7 और ये -24 कितना हो जाएगा? 7 देखो और एक -31 प्लस 6 ना। यस सर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, -7x प्लस 8y -3z कितना आएगा? 25। -25। यस सर। देखो इक्वेशन आप प्लेन चाहे जिसका भी इक्वेशन निकालते रहो, अगर x वाली टर्मोलॉजी माइनस में आ जाए, x वाली टर्मोलॉजी माइनस में आ जाए तो हमेशा माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। 7x -8y प्लस 3z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर हो गया, हिंदी मीडियम वालों को उत्तर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। जिनको नहीं तैयार है भाई